अस्सलाम वालेकुम। एसी चल रहा है? ये 24 पे तो कुछ नहीं करेगा यार, को -10 पे करके देखें। कितना पता नहीं, मैंने कहा है कि नहीं कहा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये बुक में है शायद 13। मेनली न्यूमेरिकल ही है और कोई 6, 7, 8 नंबर का सवाल आ सकता है, यानी 5 से कोई 10 नंबर तक इसकी औकात है। मेनली न्यूमेरिकल ही है। कोई 10 मार्क्स तक का 8, 9 इस तरह से ना इसकी टेस्टिंग हो सकती है। मेनली न्यूमेरिकल ही है। इसमें कुछ थ्योरी पोर्शन है वो पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पे करता हूं फोकस। फाइनेंशियल रिस्क यानी रिस्क जिसमें रुपए पैसे इन्वॉल्व हैं। रिस्क क्या होता है? खतरा, तो डेंजर होता है। हाँ जी, ये जो रिस्क है ना, ये सिर्फ खतरा नहीं है, ये अच्छा बुरा दोनों हो सकते हैं। यानी जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, ये रिस्क है। तो हो सकता है हमारी सोच से ज्यादा अच्छा हो जाए। 4 पेपर दिए थे, सोचा था 2 पास होंगे, तो 4 पास होने का भी रिस्क है। ये भी रिस्क ही है, क्योंकि देखिए हार्ट अटैक जो है वो दुख से भी हो सकता है, खुशी से भी हो सकता है। तो रिस्क सिर्फ खतरा नहीं है, रिस्क का मतलब होता है जो हमने सोचा है वैसे नहीं होगा। और फाइनेंशियल जिसमें रुपए पैसे आ रहे, मैनेजमेंट, उसको मैनेज कैसे करना है। तो इसमें है 3 चीजें। ये जो रिस्क है ये 3 तरह के हैं। एक है मार्केट रिस्क, एक है क्रेडिट रिस्क, और एक है लिक्विडिटी रिस्क। ये थ्योरी है, ये थ्योरी वाली चीज है। पहले थ्योरी वाली चीज को लपेट लेते हैं और बता देता हूं उसमें क्या याद करना। ये एक पेज है तकरीबन। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट सेल्स, उधार पे बेची हुई चीजें। तो क्रेडिट रिस्क क्या है कि डेटर से पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये रिस्क है। इस रिस्क को मैनेज करने के लिए बिजनेस क्या कर सकता है? डिस्काउंट दे सकता है, अच्छा बंदे रख सकता है पैसे रिकवर करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए, और क्रेडिट पीरियड पे थोड़ी सख्ती कर सकते हैं। अच्छा डिस्काउंट ऑफर दे सकती हैं। जो अच्छे लोग लगते हैं उन्हीं को दें, उनकी पहले कोई हिस्ट्री चेक करें, ऐसी नहीं हर किसी को उठा के उधार पे चीज भेज दें। उनको क्रेडिट, उनकी क्रेडिट रेटिंग चेक करें, कोई चीज गिरवी रखवा लें। तो छोटा बच्चा इधर छोड़ के जब पैसे दोगे तो ले जाना। तो इस तरह से हम क्रेडिट रिस्क कवर कर सकते हैं और इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं इसकी। लिक्विडिटी रिस्क, के लिक्विडिटी मतलब पानी, तो बैठे होंगे टॉयलेट में और टैंकी में पानी खत्म हो जाएगा, तो ये लिक्विडिटी रिस्क है ना। हाँ जी, लिक्विडिटी रिस्क। अच्छा FAR1 नहीं, FAR1 लिक्विडिटी रेशो, करंट रेशो और क्विक रेशो, और सेफ होता था अगर हमारे करंट एसेट ज्यादा हैं तो लिक्विडिटी रिस्क ये है कि हमारी करंट लायबिलिटीज पेमेंट का टाइम आ जाए और हमारे पास पैसे ना हो, ये लिक्विडिटी रिस्क है। इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? जैसे तो बैंकों से बात करके रखें, ओवरड्राफ्ट की लाइन लिमिट अप्रूव करा के रखें, पैसे बचा बचा के रखें, डेटर्स से थोड़े पैसे रिकवरी को स्ट्रॉन्ग कर लें, क्रेडिटर्स के साथ थोड़ी और बेहतर बात करके ज्यादा लंबा उससे क्रेडिट पीरियड ले लें। तो ये ना इस चैप्टर में, खोलें बुक, इस चैप्टर में एक हेडिंग होगी 4 चैप्टर 13 है, 4.2 और 4.3, ये एक पेज है। ये याद करना है आपने, पढ़ लें एक बार ताकि कुछ अंग्रेजी में पूछना हो तो पूछ लें। पेज नंबर 194। यार एमसीक्यूज तो अच्छे नहीं बने लास्ट टाइम, पहले बना लो फिर देखेंगे। पहले एक दो दिन में बना लो फिर देखते हैं। पहले बना के तो देखना, बनते भी हैं। पेज 194 पे 4.2 और 4.3, ये पूरा पेज याद करना है आपने। पढ़ लें अंग्रेजी ताकि कुछ पूछना हो तो पूछ लें।
4.2 4.3 पूरा पढ़ लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, पढ़ लें पूरा पेज। जो हमारे लिए तैयार है कि हम बैंक से ओवरड्राफ्ट कभी भी ले सकते हैं। ये जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होना या रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी होना, इसको क्रेडिट लाइन कहते हैं। जैसे किसी भी एसेट की इंश्योरेंस होती है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी फीस लेती है हमसे, जिसको इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं, और अगर उस एसेट को नुकसान पहुंचे तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी जेब से पूरा करके देगी। तो ऐसे ही ना डेटर्स की भी इंश्योरेंस हो सकती है कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो इंश्योरेंस कंपनी फिर अपनी जेब से पैसे दे देगी, तो उस बात की इंश्योरेंस कंपनी हमसे प्रीमियम ले रही होगी। तो ये क्रेडिट इंश्योरेंस। हमने कस्टमर को उधार पे चीजें बेची, तो हम और कस्टमर, ये हो गई फर्स्ट और सेकंड पार्टी। कस्टमर से कहा कि किसी से गारंटी लेके दोगे तो पैसे लेके भागोगे नहीं, तो जिसकी वो गारंटी लेके देगा वो भी थर्ड पार्टी। तो कस्टमर हमें अगर गारंटी दे रहा है तो उससे भी हमारा क्रेडिट रिस्क कम हो जाएगा। हाँ जी, अंग्रेजी पढ़ रहे थे आप। चले, थ्योरी इसमें यही थी। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क ये है कि जिन जिन चीजों की भी मार्केट प्राइसेस या मार्केट में चलने वाले रेट हमें तकलीफ पहुंचा रहे होंगे, वो तकलीफ मार्केट रिस्क है। वाह। बिजनेस को जिन चीजों के मार्केट से डिटरमिन्ड रेट्स, प्राइसेस हमें टेंशन दे रही होंगी, वो टेंशन मार्केट रिस्क है। जैसे अगर हमने कस्टमर को चीजें बेची हैं और वो बेची हैं फॉरेन, उर्दू वाला फॉरेन नहीं, इंग्लिश वाला फॉरेन, फॉरेन है ना, फॉरेन करेंसी। तो वो जो हमने फॉरेन करेंसी में चीजें बेची हैं और उधार पे बेची हैं, तो हमें कस्टमर से रुपए नहीं आने, डॉलर आने हैं। तो रिस्क क्या है? हाँ, तो हमें वो जो एक्सचेंज का मार्केट में रेट चल रहा है वो हमें टेंशन दे रहा है कि हमें 15 दिन बाद पैसे आने, 15 दिन बाद क्या रेट होगा। तो ये टेंशन मार्केट रिस्क है। हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे इस इन्वेस्टमेंट एसेट पे हमें क्या फिक्र हो रही है कि शेयर्स की मार्केट में प्राइस चेंज हो जाएगी, तो ये मार्केट रिस्क है। हमने लोन लिया हुआ है और लोन लिया हुआ है काइबर प्लस 2% पे, तो टेंशन क्या हो रही है? तो काइबर वो भी रेट है। तो मार्केट में डिटरमिन होने वाली प्राइसेस, रेट्स अगर हमें टेंशन दे रहे हैं तो वो मार्केट रिस्क है। इसके मजीद 3 टुकड़े, एक है करेंसी रिस्क,
ये जो मैंने फॉरेन करेंसी की मिसाल दी थी, एक है इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये जो भी लोन की मिसाल दी है, और एक है शेयर्स का। वैसे शेयर से डिफरेंट चीज होती है ये, लेकिन ट्रीटमेंट एक ही है, इसलिए शेयर्स को भी इसी में लपेट लेते हैं, कमोडिटी रिस्क। तो ये तीन चीजें इसमें पढ़नी है, करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और कमोडिटी रिस्क। ये तीनों मार्केट रिस्क के टुकड़े हैं। मार्केट रिस्क दोबारा बता रहा हूं, हमारे एसेट्स लायबिलिटीज से रिलेटेड वो चीजें जो मार्केट से डिटरमिन होनी है और हमें टेंशन दे रही हैं, जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं, एक्सचेंज रेट्स क्या चल रहे हैं, शेयर प्राइसेस क्या चल रही हैं, तो वो टेंशन मार्केट रिस्क है। दोबारा बता रहा हूं, मार्केट रिस्क है रिस्क या अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद मार्केट प्राइसेस या मार्केट रेट्स। ज्यादा मेहनत करेंसी रिस्क में है, फिर उसी मेहनत को यूज करके मैं कमोडिटी और इंटरेस्ट रेट बताऊंगा। पहले करेंसी रिस्क में करते हैं मेहनत। करेंसी रिस्क, अब जब तक मैं ये हेडिंग चेंज नहीं करता, कमोडिटी रिस्क पे नहीं जाता, तब तक जो भी पढ़ने लगे वो सारा करेंसी रिस्क है। करेंसी करेंसी रिस्क पे आऊंगा बाद में, उससे पहले ना एक कैलकुलेशन की चीज समझ लें। फॉरेक्स मार्केट नाम सुना कभी? क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज। अरे वाह, फॉरेन एक्सचेंज सही है। तो ये एक मार्केट है जहां पर क्या खरीदा बेचा जा रहा है? शेयर्स। फॉरेक्स फॉरेन मार्केट है, क्या बेचा खरीदा जा रहा है? शेयर्स। वाह, फॉरेन करेंसी। और फॉरेन करेंसी वो होती है जो हमारी नहीं है, जो हमारी नहीं है वो फॉरेन करेंसी है। जो हमारी करेंसी है वो लोकल। लोकल का वर्ड भी ठीक है, डोमेस्टिक का वर्ड भी ठीक है, चलो लोकल कह लेते हैं। किसी भी दुकान में, किसी भी मार्केट में जो प्रोडक्ट खरीदे, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान किसी भी बाजार में जाएं और वहां पर जिस भी प्रोडक्ट की शॉप है और रेट लिस्ट लगी हुई है, चले तंदूर पे चलते हैं। ठहर दे यार, अभी देता हूं ऑर्डर, ठहर दे। अच्छा कहां थे हम? तंदूर पे। हाँ, तंदूर के ऊपर रेट लिस्ट लगी हुई है और उस पे लिखा हुआ है खमीरी रोटी का आगे 20 रुपए। ऑन है ना? चले 30 रुपए, 30 रुपए नहीं 30 रुपए। अब ये जो खमीरी रोटी के सामने 30 लिखा हुआ है, 30 क्या? 30 रुपीज, 30 रुपीज। बेशक शायद रुपीज मेंशन ना हो, जो 30 लिखा हुआ है, लेकिन वो रुपए है। और कितनी खमीरी रोटियां? एक, क्योंकि रेट लिस्ट जब बताई जा रही है तो वो प्रोडक्ट के एक यूनिट की बताई जा रही है। और किसी दुकान में चलते हैं, चले मिठाई खरीदने चलते हैं। गुलाब जामुन के आगे 1400। अच्छा, गुलाब जामुन के आगे 1400 लिखा हुआ है, क्या 1400? 1400 कीजी, 1400 क्या है? रुपीज। तंदूर पे भी रुपीज, वहां भी रुपीज। क्यों भाई, क्या चक्कर है? रुपीज क्यों? क्योंकि करेंसी होती ही इसलिए है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है किसी भी मुल्क के अंदर। तो जिस मुल्क की मार्केट में फिर रहे हैं, जिस मुल्क की मार्केट में फिर रहे हैं, वहां सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस किसमें लिखी नजर आ रही हैं? रुपीज। चूंकि पाकिस्तान की मिसाल ले रहा हूं, तो जिस मुल्क में खड़े हैं उस मुल्क की सारी मार्केट्स में प्रोडक्ट की प्राइसेस लोकल करेंसी में। और वो जो रेट लिस्ट लगी हुई है वो कितने प्रोडक्ट की है? प्रोडक्ट के एक यूनिट की। तो स्टॉक मार्केट होती है जहां पर प्रोडक्ट शेयर्स होते हैं। फॉरेक्स मार्केट होती है जहां पर प्रोडक्ट फॉरेन करेंसीज होती हैं। अब वहां पर वो प्रोडक्ट के तौर पे बिक रही हैं, तो फिर उनकी भी कोई रेट लिस्ट होगी। और कितने डॉलर का रेट लिखा होगा? $1 ना, क्योंकि प्रोडक्ट के एक यूनिट का रेट लिखा होगा। और जो साथ नंबर लिखा होगा, जैसे अगर 240 लिखा हुआ है तो 240 क्या है? रुपीज है। क्यों रुपीज? क्योंकि पाकिस्तान में वो एक मार्केट है जहां प्रोडक्ट की प्राइस की रेट लिस्ट लगी हुई है। तो फॉरेक्स मार्केट वो है जहां पर प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरेन करेंसीज, और ये प्रोडक्ट्स प्राइस हुए होते हैं, प्राइस इन लोकल करेंसी। और हमें सवाल, चूंकि पाकिस्तानी कंपनी के ही होंगे, तो वो रुपीज में प्राइस हुए होंगे। चल एक चीज और, खमीरी रोटी के आगे क्या लिखा था? 30 रुपए।
और उस दुकान से खमीरी रोटी हम जाके खरीद सकते हैं या जाके उसको बेच भी सकते हैं? खरीद सकते हैं ना, सिर्फ खरीद सकते हैं। इसी तरह गुलाब जामुन के अगर 1400 लिखा था तो अच्छा, ये रेट कौन लिख के लगा रहा है, कस्टमर या बायर? हाँ जी, सेलर। सेलर, जो सेलर है वो रेट लिस्ट लिख के लगा रहा है। तो मिठाई की दुकान पे जाके 1400 रुपए में हम कस्टमर दुकान से जाके खरीद सकते हैं या उसको बेच भी सकते हैं? बस खरीद ही सकते हैं। तो इसलिए बस एक रेट लिखा होगा। लेकिन जो फॉरेन करेंसी की दुकान है, उस दुकान पर जाकर हम फॉरेन करेंसी खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अच्छा, अब वो दुकानदार जो दुकान खोल के बैठा है वो बिजनेस करने के लिए बैठा है, खिदमत खल्क के लिए तो बैठा नहीं है। तो फिर वो उन दोनों रेट्स में डिफरेंस रखेगा। यानी अगर हम कस्टमर करेंसी की दुकान पे जाके उससे डॉलर खरीदते हैं तो हमें वो महंगे देगा, और अगर हम उसको बेचते हैं तो इसका मतलब है उसने दुकान पे जो रेट लिस्ट लगाई होगी उसमें दो रेट्स आ रहे होंगे। तो जो फॉरेक्स के रेट्स या करेंसी के रेट्स, जिनको स्पॉट रेट्स कहते हैं, स्पॉट रेट्स कि उस वक्त मौके पे क्या रेट चल रहा है, स्पॉट रेट। तो ये जो स्पॉट रेट होता है ये कोटेड होता है दो फिगर्स की शक्ल में। मिसाल के तौर पे रुपीज पर डॉलर, और ये पर डॉलर जो है ये इस तरह करके भी लिखा हो सकता है, पर डॉलर डिवाइडेड बाय, और इसके आगे जो रेट लिस्ट पे अमाउंट लिखी होगी वो दो लिखी होंगी, 240 और 245। एक अमाउंट डैश दूसरी अमाउंट। अब ये लिखने के तरीके क्योंकि मार्केट नॉर्म्स हैं, तो ये जो इसको जानते हैं उनको पता है कि ये बाय रेट है और ये सेल रेट है। और ये जो वर्ड बाय और सेल है, रेट लिस्ट किसने लगाई हुई है? दुकानदार ने कि कस्टमर ने? दुकानदार ने। तो फिर ये जो इंग्लिश के वर्ड बाय और सेल हैं ये वो दुकानदार बोल रहा है। यानी दुकानदार कह रहा है, दुकानदार अपने हिसाब से कह रहा है क्या, कि अगर मैं तुमसे डॉलर खरीदूंगा तो इतने रुपए का, और अगर तुम्हें डॉलर बेचूंगा तो इतने रुपए का। तो ये जो बाय और सेल का वर्ड है ये दुकानदार यानी करेंसी डीलर कह लें, करेंसी सेलर कह लें, ये उस दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो फॉरेक्स मार्केट है वो फॉरेन करेंसी की दुकान है और वहां पर फॉरेन करेंसीज प्रोडक्ट के तौर पे हैं। और ये जो स्पॉट रेट है जिसको हम स्पॉट रेट कह रहे हैं, ये जो स्पॉट रेट है ये है असल में प्रोडक्ट की प्राइस। प्रोडक्ट क्या है? फॉरेन करेंसी। तो ये जो फॉरेन करेंसी है दैट इज फॉरेन करेंसी, ये उसकी प्राइस है। और ये प्राइस डिनोमिनेट किस में हो रही है? लोकल करेंसी में, क्योंकि जिस मुल्क में मार्केट है सारी मार्केट्स में प्राइसेस उस मुल्क की करेंसी में ही कोट हो रही होंगी। इसको एक्सचेंज रेट इसलिए कहते हैं, एक्सचेंज रेट। जैसे अगर तंदूर में गए और खमीरी रोटी ली तो ले रहे हैं रोटी, दे रहे हैं रुपए। इस दुकान पे जाके ले रहे हैं डॉलर, वो भी एक करेंसी है, दे रहे हैं रुपए, वो भी एक करेंसी है। तो करेंसी एक्सचेंज हो रही है, तो इसलिए इसको एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, स्पॉट एक्सचेंज रेट्स। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ये कैलकुलेशन आनी जरूरी है। यानी हमें सवाल में ये पहचानना पड़ेगा कि कैलकुलेशन के लिए 240 यूज करना है कि 245 यूज करना है। फॉरेन करेंसी, एफसीवाई फॉरेन करेंसी, प्रोडक्ट यानी फॉरेन करेंसी। तो जो स्पॉट एक्सचेंज रेट होता है वो प्रोडक्ट यानी फॉरेन करेंसी की प्राइस होती है जो कि डिनोमिनेटेड है लोकल करेंसी में। और ये प्राइस दो रेट्स की शक्ल में है, लेफ्ट वाला रेट बाय है, राइट वाला सेल है, और ये है करेंसी के दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इनडायरेक्ट कोड भी होता है, वो बीएमडी में है, फिर सीफैप में। आपके लेवल पे डायरेक्ट कोड ही है। सवाल लिखें, ये नोटेड, सवाल लिखें। A company has received 150,000 यूरो। ये सी और उसमें दो लाइनें, 150,000 यूरो। खैर अगर ये ऐसे भी लिख लें दो यूरो, 150,000 यूरो from a customer. A company has received 150,000 euro from a customer. Current spot rate rupees per euro.
अब हम लोग कस्टमर से जो 150,000 यूरो मिले हैं, हमें तो रुपए चाहिए, तो हम करेंसी की दुकान पे जाएंगे। तो करेंसी की दुकान से हम कितने रुपए लेके घर आएंगे? रिक्वायर्ड है आपसे रिक्वायर्ड है कि रुपी रिसीट कितनी मिलेगी। जी कितना? 150,000 इंटू क्यों 280? क्योंकि हम कस्टमर से 1.5 लाख यूरो लेकर जब करेंसी की दुकान पे जाएंगे तो उसको यूरो देंगे, वो दुकानदार हमसे यूरो खरीदेगा, तो इसलिए ये वाला रेट लगेगा 280। कितना? 42 मिलियन। अगला सवाल लिखें, इस पे एतराज कोई? A company has to pay 1.4 million येन, नहीं चाइनीज येन नहीं होते, जापानीज येन होते हैं। स्पेलिंग येन। है जी 1.4 मिलियन। A company has to pay 1.4 million yen to a supplier. Current spot rate है 1.85, 1.88। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल रुपी पेमेंट, यानी हमारी जेब से रुपए कितने जाएंगे? जी कितना आया? 1.4 मिलियन को 1.88। अच्छा ये एमी बस नॉलेज के लिए देखें, ये येन येन कट गया तो रुपीस में आंसर रह गया कितना? 2. ये वाला रेट क्यों? क्योंकि हम करेंसी की दुकान से खरीद के लाएंगे तो वो हमें बेचेगा। और आप इसमें अगर रट्टा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि रिसीट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बाय रेट लगेगा, पेमेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सेल रेट लगेगा। दोबारा रिसीट का सवाल, रिसीट वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बाय रेट लगेगा, पेमेंट वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सेल रेट लगेगा। रिसीट वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लेफ्ट रेट लगेगा, पेमेंट वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो राइट रेट लगेगा।
चले, ये बार बार आती रहेगी कैलकुलेशन, तो चलती रहेगी प्रैक्टिस, ये हल्की आंच पे पकती रहेगी सारी चीज। करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क क्या होगा कि कल को एक्सचेंज रेट पता नहीं क्या हो। कल कब? जब हमने फॉरेन करेंसी का एक्चुअली कैश फ्लो करना है। तो करेंसी रिस्क ये है कि एक्सचेंज रेट ऑफ द डेट ऑफ फॉरेन करेंसी कैश फ्लो इज अननोन। ये रिस्क है। करेंसी रिस्क ये है कि जिस दिन फॉरेन करेंसी कैश फ्लो होगा हमें उस दिन का एक्सचेंज रेट नहीं पता। ये रिस्क है। तो अगर हमें किसी तरह पता चल जाए तो रिस्क खत्म। तो रिस्क खत्म करना यानी करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। इसके कुछ तरीकों में से एक तरीका है हेजिंग। हेजिंग करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का तरीका कहलाता है हेजिंग। हेज कर लेना, उससे हमारा रिस्क खत्म हो जाएगा। है जी, हेज। हेजिंग है 4 तरह की। एक है फॉरवर्ड, एक है फ्यूचर, बल्कि पहले मनी मार्केट, मनी मार्केट, फ्यूचर और ऑप्शन। ये टॉपिक आसान है इस लिहाज से कि ये बीएफडी का एक मुश्किल टॉपिक है, तो उसको ना थोड़ा थोड़ा चखाने के लिए एमएफए में डाला गया है। तो वो जो थोड़ा चखाने के लिए वो हल्का ही है जी। हेजिंग होती क्या है? जब हम किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर सैलाब का पानी आ जाएगा, तो एक बाड़ लगा ली ताकि पानी वहीं रुक जाए, तो वो बाड़ लगाना, हेज लगाना। घर के बाहर बाड़ लगा ली कि बच्चे खेलते हुए बाहर ना जाएं, तो उनको वहीं रोक लिया, ये हेज है। फॉरवर्ड, ये ना 4 तरीके हैं हेज करने के। हेज करने का मतलब है रिस्क खत्म कर लेना, और खत्म नहीं हो रहा तो उसको बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो ये हेजिंग है। ये घर के बाहर बाड़ लगाना, ये इसके हेजिंग या फेंसिंग या हेजिंग कहते हैं। तो हम लोग ना रिस्क के गिर्द बाड़ लगाने लगे, उससे रिस्क जो कि अनसर्टन था कि पता नहीं एक्सचेंज रेट क्या होगा, वो पता नहीं जो है वो पता लग जाएगा, वो रिस्क खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको करेंसी रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो करेंसी रिस्क मैनेजमेंट हेजिंग के जरिए होगी, और हेजिंग करने के आपके लेवल पे 4 तरीके हैं, फॉरवर्ड, मनी मार्केट, फ्यूचर और ऑप्शन। फॉरवर्ड बताता हूं पहले। एग्जामिनर को वैसे मनी मार्केट ज्यादा पसंद है। फॉरवर्ड भी बहुत आसान है। सबसे आसान फॉरवर्ड ये करेंसी फॉरवर्ड। करेंसी फॉरवर्ड मिसाल से समझा रहा हूं। कंपनी ए ने अपने सप्लायर को $2 मिलियन पे करने ऑन 31 मार्च 25। तो कंपनी ए को डर क्या लग रहा है कि 31 मार्च को एक्सचेंज रेट पता नहीं क्या होगा। तो कंपनी ए फर्स्ट, अच्छा ये कंपनी ए को जिस दिन टेंशन हो रही है ना, ये वो दिन है 1 जनवरी 25। हम 1 जनवरी 25 पे खड़े हैं, हमें टेंशन हो रही है कि 3 महीने के बाद जब असल में हमने डॉलर देने होंगे तो उस दिन एक्सचेंज रेट पता नहीं क्या होगा। इस एक्सचेंज रेट पता नहीं क्या होगा कि टेंशन दूर करने का एक तरीका है फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड में ये होगा कि हम 1 जनवरी 25 वाले दिन, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 महीने पहले, कभी भी हो सकता है, बस पहले, क्योंकि हम डर ही मुस्तकबिल से रहे, तो हम उस मुस्तकबिल के डर को खत्म करने के लिए आज कोई एक्शन लेंगे। तो मेरी इस मिसाल में ये आज है। आज हम गए बैंक बी के पास, और बैंक बी ने हमसे वादा कर लिया, और ये वादा जो है ना ये पक्का है, यानी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। बैंक बी ने हमें आज ही वादा कर लिया कि एग्रीड टू सेल
$2 million टू कंपनी ए एट 270 ऑन 31 मार्च। 1 जनवरी को हम बैंक बी के पास गए और बैंक बी ने हमसे एग्री कर लिया कि वो 31 मार्च का जब दिन आएगा तो हमें वो $2 मिलियन 270 रुपए पे देने को तैयार है। ये ए और बी के दरमियान एग्री हो गया, ये बाइंडिंग है। यानी अब 31 मार्च को हम बैंक को ये नहीं कह सकते कि हमने तो मजाक किया था, हम तो देख रहे थे तुम्हारी बात मानते नहीं मानते, तो हम मुकर नहीं सकते। ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, हम मुकर नहीं सकते बैंक के साथ। जब अच्छा बैंक भी नहीं मुकर सकता, ये भी नहीं कि बैंक कल को हंस के दिखा दे कि हम तो मजाक कर रहे थे, कैमरे को देख के हाथ हिला दे। हम और बैंक बी ये दोनों 1 जनवरी को एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें मुस्तकबिल में होने वाले एक फॉरेन करेंसी के लिए एक्सचेंज रेट तय हो गया। इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉरवर्ड क्यों? क्योंकि बैंक ने हमसे आज ही कल अप्लाई होने वाला रेट तय कर लिया, यानी फॉरवर्ड का एक रेट तय कर लिया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बाइंडिंग का मतलब है कि 31 मार्च को स्पॉट मार्केट कौन सी मार्केट उस टाइम पे जो चल रहा होगा उसमें चाहे डॉलर 280 रुपए का हो चाहे 2.5 रुपए का हो, हमने क्या करना है? हमने बैंक बी के पास ही जाना है और उसी से ही 270 रुपए के डॉलर लेने हैं। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। बैंक को इसमें क्या फायदा? एक तो बैंक ने इस वादा करने की कोई फीस भी ली होगी, एक तो वो भी है, इसने बैंक ने को कमीशन लिया हो सकता है। दूसरा, बैंक ने उसको जो रेट दिया होगा ना वो अपनी तरफ से बहुत मोहतात होकर रेट दिया होगा। बैंक की कैलकुलेशन ये कहती होंगी कि कल को असल में जो रेट होगा वो इससे कम ही होगा, कम होगा ना, तभी तो बैंक को 270 में बेचना फायदे में रहेगा। तो बैंक ने अपने हिसाब से ये रेट सोच समझ के बनाया होगा। कंपनी ए के लिए क्या कंसर्न है? उसकी टेंशन खत्म होगी, उसकी टेंशन खत्म होगी। फायदा हुआ कि नुकसान? बात फायदे नुकसान पे तो वो जा ही नहीं रहा था, वो तो टेंशन खत्म कर रहा था। तो उसकी टेंशन खत्म हो गई क्योंकि उसको आज ही पता चल गया कि कल को उसको डॉलर 270 रुपए का मिलने वाला है, तो उसकी टेंशन खत्म हो गई। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिस दिन कैश फ्लो होना है उससे पहले ही कंपनी यानी जिसने कैश फ्लो करना है वो किसी बैंक के साथ एक एक्सचेंज रेट तय कर लेगी और वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों नहीं मुकर सकते, वो परफॉर्म होना ही होना है। तो इसलिए इररिस्पेक्टिव कि स्पॉट रेट क्या चल रहा हो, कंपनी ए को अब इसी एक्सचेंज रेट पे ही डॉलर मिलेंगे। ये कहानी लिखनी है तो लिख लें, बल्कि लिखनी है तो क्या लिखें, फिर इसके सवाल कर लेते हैं। वो बीएफडी में सीफैप में कि अगर ये कल को मुकर जाता है तो फिर हम तो वादा करके बैठे में, तो हम क्या करेंगे? फिर वो फॉरवर्ड क्लोज आउट होता है वो सीफैप में। जी आज यानी 1 जनवरी का पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। बैंक ने तो 31 मार्च को सामने रख के अंदाजा लगाया होगा ना, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि आज क्या है। वैसे थोड़ी गहरी बात ताल्लुक तो है क्योंकि बैंक ने उसी की बेस पे कैलकुलेशन की होगी, लेकिन इसको इससे फर्क नहीं पड़ा कि आज एक्सचेंज रेट क्या है। बैंक बी को इस पे एक तो सर्विस चार्जेस यानी कमीशन मिलेगी, दूसरा उसने ये रेट सोच समझ के बनाया है तो कल को उम्मीद यही कर रहा है कि मुझे फायदा ही होगा। और कंपनी ए की तसल्ली की बात यह है कि इसको अभी से ही रेट पता चल गया तो इसका रिस्क खत्म हो गया। लॉस कैसे? हाँ तो रिस्क ही रहेगा ना फिर, अगर हम अपने गैस पे रहना चाहते हैं तो फिर है तो फिर रिस्क ही। तो इसने जब हमें रेट तय कर दिया तो हमारा रिस्क खत्म हो गया ना। देखो बिजनेस, अच्छा अगर हमें ये लग रहा है कि बैंक ने अपने आप का फायदा देके ही रेट हमें ज्यादा ही दिया हुआ है तो हम फिर बैंक के साथ ही एग्री क्यों करें? भाई हम रिस्क खत्म करना चाह रहे हैं ना। हमें अगर आज ही पता चल जाए कि 270 रुपए का डॉलर मिलेगा तो हम अभी से पैसे अरेंज करना शुरू कर देंगे, वरना तो अनसर्टेन रहते। तो इसलिए हमने रिस्क खत्म करना है। हाँ जी को कहानी लिखी तो सवाल लिखें। कंपनी ए, सवाल है, कंपनी ए विल रिसीव
7 मिलियन स्टर्लिंग, स्टर्लिंग होता है ये तकरीबन उल्टा 7 पाउंड, ये इंग्लैंड की करेंसी है। स्टर्लिंग 7 मिलियन स्टर्लिंग, कंपनी ए विल रिसीव 7 मिलियन स्टर्लिंग आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 months। फॉलोइंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल, फॉलोइंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल रुपी रिसीट आफ्टर 3 months, टोटल रुपी रिसीट आफ्टर 3 months यूजिंग फॉरवर्ड हेजिंग, यूजिंग फॉरवर्ड हेजिंग कि हमें 3 महीने बाद कितने रुपए मिलेंगे, हाथ में कितने रुपए आएंगे अगर हम फॉरवर्ड हेजिंग को यूज कर लें तो। हाँ जी, इनमें से कौन सा वाला हमारे लिए रेलेवेंट है? 3 months वाला, क्योंकि आज से 3 महीने बाद ट्रांजेक्शन होनी है तो हम फॉरवर्ड भी यही वाला लेंगे। और फॉरवर्ड में बैंक हमें दे तो एक्सचेंज रेट ही रहा है, तो होगा वो लेफ्ट राइट वाली शक्ल में ही, यानी बाय और सेल वाली शक्ल में ही होगा। तो रिसीट का सवाल है, पेमेंट का सवाल है। तो 7 मिलियन इंटू 344 240। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।